नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मटर की फसल में रोगों से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते नियंत्रण। वीडर यंत्रों से फसलों में खरपतवारों की रोकथाम के उपाय। अपने राज्य के जिन किसानों ने मटर की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस फसल में अभी कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसके कारण किसानों को मटर की फसल से बहुत ही कम उत्पादन मिल पाता है। तो मटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर आरपी प्रसाद। किसान भाई नमस्कार। जो किसान भाई मटर की फसल लगाए हुए हैं, तो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, वैसे में किसान भाई मटर में प्रायः देखा गया है कि मुख्य रूप से 3 बीमारियां लगती हैं, जिसके कारण से हमारा उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। इन 3 बीमारियों में जो सर्वप्रथम है, इसको डाउनी मिडिल बोलते हैं और इसको हम हिंदी में इसको मृद आशित रोग बोलते हैं और यह एक फफूंद जनित बीमारी है। इस कारण से इस बीमारी का जब प्रकोप होता है, चूँकि टेम्परेचर इसके लिए 15 से 21 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान जब बहुत ही कम हो जाता है, वैसे में इस बीमारी का काफ़ी प्रकोप होता है। मृदु रोमिल आसिता रोग, ये रोग नम मौसम और कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में ये रोग उन सभी राज्यों में होता है जहाँ पर मटर की खेती की जाती है। इस रोग के लक्षण तरुण पौधों पर उस समय दिखते हैं जब उनमें तीसरी और चौथी पत्तियां निकल आती हैं। सबसे पहले पत्तियों पर पीलापन दिखने लगता है और बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर बनते हैं और बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग का प्रभाव फलियों पर भी होता है। फलियां कच्ची, हरी और चपटी रह जाती हैं। जब इस बीमारी का प्रकोप होता है तो पत्तियों पे जगह जगह पे जो ब्राउन सा स्पॉट बन जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उस हिसाब से इसका आकार बढ़ता जाता है। इसका प्रकोप प्रायः फलियों पे भी देखा जाता है। फलियों पे धब्बा बनने के साथ ही साथ जो उसके किनारे वाला भाग होता है, जहाँ पे दाना बनता है, वहाँ पे सफ़ेद सा बन जाता है और वहाँ पे दाने छोटे हो जाते हैं। दूसरा जो इसका बीमारी है किसान भाई, वो है पाउडर मिडल, जिसको चूर्ण आशिता बीमारी बोलते हैं। प्रायः देखा गया है कि जैसे ही तापमान हमारा कम होता है, कुहासा होता है, तो वैसे में खास करके आपका लगभग फरवरी मार्च में जो पत्तियां होती हैं उन पे सफ़ेद दही सा आकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और इस कारण से धीरे धीरे पौधा पीला होने लगता है, उसकी पत्तियाँ पीली होने लगती है और ये जो होता है वो जैसे पत्तियां गिरने लगती हैं, जिससे हमारा उपज प्रभावित होता है। कीट रोग, ये रोग नम जलवायु वाले क्षेत्रों में मटर की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। रोग की व्यापकता में मटर के पौधों के तने विकृत और उत्तक कक्षयी हो जाते हैं और पौधों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग के लक्षण पौधों की पत्ती, तनों एवं फलियों पर दिखते हैं। पौधों के हरे भागों पर हल्का पीलापन आता है जो धीरे धीरे भूरा हो जाता है। फसल के पकने पर गहरे भूरे अथवा काले रंग के उभार पत्तियों और तनों पर बनते हैं। तो ऐसे में किसान भाई, अगर आप फसल लगा रहे हैं तो उसमें आप समेकित बीमारी प्रबंधन की जो तकनीक है, उसमें अगर आप प्रभेदों में पंत 8, पंत 9 और पंत 653 इनका अगर आप चुनाव करते हैं, तो ये जो प्रभेद हैं, इनमें
जो डाउनी मिडिल रोग लगता है, इनकी ये प्रतिरोधी किस्में हैं। साथ ही साथ पाउडर मिडिल, जिसको चूर्ण आश्रिता बीमारी बोलते हैं, इस बीमारी से बचाव हेतु आप मालविया मटर 2-15, साथ ही साथ आपका रचना है, ये सब प्रभेदों को आप लगाएं। और पड़ा भी वैरायटी है इसकी जो काफ़ी इस रोग के प्रति सहिष्णु है। रोकथाम के लिए हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में सही फसल चक्र अपनाएं। जिन खेत में बार बार ये रोग आते हों, वहां पर मटर को कम से कम 3 साल तक नहीं बोएं। बीज को बोने से पहले थायरम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण का बुरकाव करें। सल्फैक्स 25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई, अगर आपको प्रकोप ज्यादा लगे तो आप 10 दिन के इंटरवल पर इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। इनमें जो डाउनी मिडिल रोग लगता है, अगर आपके खेत में ये बीमारी लग गई है फसल पे, तो वैसे में आप साफ जो दवा है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं, और प्राय देखा गया है कि अगर शुरू से ही आप रेडोमिल का 1 ml प्रति लीटर की दर से अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। एक और बीमारी होता है जो प्रायः हम देखते हैं कि जैसे आपका फरवरी के बाद ये रस्ट रोग आता है। अगर इसका प्रकोप आपके फसल पे दिखाई दे तो आप कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोपोक्विनाजोल जो दवा है, इसका भी आप प्रति लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से डालकर अगर आप स्प्रे करेंगे तो मटर में जो ये मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती हैं, इस बीमारियों से काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं। और निजात पाने के बाद किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि जब रोग और बीमारी कम लगेगा फसल में तो आपकी उपज अच्छी होगी। इस प्रकार इन सारी विधियों को अपनाकर किसान भाई आप अपनी मटर का उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, फसलों की बोनी के बाद आमतौर पर आपको खरपतवारों से 2-4 होना पड़ता है। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को बाधित करते हैं, साथ ही कीटों और रोगों का प्रसार करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं या मजदूरों का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी महंगे होते हैं। अगर किसान यंत्रों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करें तो काफी आसानी से इनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं कृषि अभियंता SS मुंडा से। किसान बंधु, आज मैं बीडर के बारे में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। आप सबों को मेरा नमस्कार। बीडर, हम लोग के यहाँ बीडर का मतलब यह है कि निकाई गुड़ाई के यंत्र हैं, और निकाई गुड़ाई के यंत्र यहाँ पर हम लोग को बहुत ही कम पैमाने में करते हैं। जैसे है कि निकोनी केवल हाथ के द्वारा ही करते हैं, जो कि हमको लागत में खर्च अधिक पड़ जाता है। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम जैसे है कि पहले जैसे हम लोग कुदाली खुरपी से करते हैं, अभी यंत्र चालित जो है जो कि उसमें अधिक पड़ जाता है। हम लोग अगर खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम लोग को निकाई गुड़ाई करने में यांत्रिक के द्वारा कम पड़ जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज के युग में, आधुनिक युग में कृषि यंत्रों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपकरण का या
करके हम अगर निकाई गुड़ाई का काम करें तो हमको खर्च में कम पड़ेगी और समय पे हम सब कुछ को ले सकते हैं। इसीलिए जैसे एक हुआ मनुष्य द्वारा, दूसरा होता है आप ट्रैक्टर के द्वारा या शक्ति इंजन के द्वारा शक्ति चलित द्वारा करते हैं, जो कि बीडर का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य के द्वारा जैसे हम करते हैं कि खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, इसके द्वारा करते हैं, लेकिन उसके बनिस्पत में अगर हम यंत्र चालित जैसे ट्रैक्टर के द्वारा हम करते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा जैसे करने के लिए हमको जो यंत्र है उस यंत्र को अगर करें तो हमको कम खर्च लगेगी और घास की निकौनी करने में लागत जो खर्च पड़ती है निकौनी में वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए हम बीडर का उपयोग करें। जैसे है कि एक कोनो बीडर जैसे धान का खेत में हम करते हैं, व्हील हो का प्रयोग करेंगे। व्हील हो के द्वारा अगर हम खेती करें, जैसे हुआ आपका मूंगफली हुआ, चना हुआ, गेहूं हुआ, इसको अगर हम करते हैं तो हमको व्हील हो के द्वारा करते हैं। जनरली व्हील हो में हम टमाटर का खेत में, मूंगफली का खेत में करें या परसवीन लगाएं तो परसवीन का खेत में, बैगन का खेत में करें। व्हील हो से तो हमको अधिक होगा। व्हील हो में एक हैंडल लगा होता है, 2 पुली छोटे छोटे लगते हैं और उसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है, जिसके द्वारा हम आगे अगर बढ़ाते जाते हैं तो वो खुदरते हुए जाती है, जिससे हमको निकौनी यानी खुरपी और कुदाल के बनिस्पत हमको आसी हो जाए। दूसरा है कि एक डक करके बोलते हैं, पैक टाइप, उसके द्वारा हम करें, जो कि हम कतारबद्ध में जो भी लगाते हैं उनको लिए बहुत ही सुंदर है। गेहूं के लिए अगर कतार लाइनबद्ध करते हैं तो हम व्हीलो का प्रयोग उसमें करें। व्हीलो चलाने के लिए हमको मैनुअल ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर जब तक गेहूं हो जाती तब तक हम उसको नहीं ले पाते हैं। इसलिए मकई में अधिकतर हम बोलना चाहते हैं कि मकई के लिए हम बीडर को चलाएं, जो ट्रैक्टर चालित हो उसके द्वारा करें, या पावर टिलर हो तो पावर टिलर के द्वारा भी हमको उस यंत्र को यूज करते हुए चलाएं, ताकि हमको निकौनी में जो खर्च पड़ती है वो कम हो जाएगी और उत्पादन में हमको वृद्धि अधिक मिलेगी। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली। अपने राज्य में खेती के साथ पशुपालन व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है और फसलों की घाई के बाद जो भूसा बचता है उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। अगर किसान इस चारे को यूरिया से उपचारित करें तो इसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है, जिसे पशु बड़े चाव से भी खाते हैं। इसीलिए किसान अपने स्तर पर सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें, आइए जानते हैं प्रगतिशील महिला किसान तनुप्रिया से। ये हम यूरिया ट्रीटमेंट उपचारित करवा रहे हैं, यूरिया उपचारित भूसा करवा रहे हैं। ये भूसा से भी होता है और आपका लाड़ा से भी होता है, या मकई का डंठल से भी आप करवा सकते हैं। इसको जो है करवाने के लिए 100 केजी भूसा, उसमें हम जो है 40 लीटर पानी डालते हैं और 40 लीटर पानी के साथ ही 4 केजी यूरिया घोल के हम उसमें डालते हैं। और घोलने के बाद एक लेयर पानी डालते हैं और एक लेयर फिर सूखा भूसा जाता है। और इसको फिर हम जो है पैक करके 21 दिन के बाद हम इसको खोलते हैं। खोलने के 5 दिन के बाद खोल के हम इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि जितना भी इसमें गैस बना हुआ रहता है सारा निकल जाता है। और जब ये हम गाय को देते हैं तो बहुत पसंद से खाती है। इसको देने से, गाय को देने से ये फ़ायदा है कि जिस गाय को जैसे हम 5 केजी यूरिया दाना देते थे, और जब हम ये खिलाना शुरू करेंगे तो 4 केजी ही हमें दाना देना पड़ता है। ये गाय के लिए काफ़ी हाई प्रोटीन मात्रा में माना जाता है, जिससे कि ये 2.5-3 गुना प्रोटीन दाना में बढ़ा देता है और गाय भी इसे बहुत पसंद से खाती है। और अगर दाना कम भी रहे तो भी दूध की मात्रा उतना ही रहती है, दूध कम नहीं होती है। ट्रीटमेंट जो है 21 दिन के बाद ही खोले, और खोलने के बाद भी उसको 5 दिन तक छोड़ देना चाहिए। और अगर 21 दिन से पहले यदि हम खोलते हैं तो वो सही तरह से उपचारित नहीं होता है। दूसरा, उसमें यूरिया का मात्रा का गंध बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर हम
टाइम पुड़ने पे यदि 21 दिन के बाद खोलते हैं और 5 दिन उसको खोल के छोड़ते हैं तो फिर उसमें कोई नुकसान नहीं है। उपचार आरंभ करने से पहले ये आवश्यक है कि भूसा या पुआल की एक गठरी का औसत भार ज्ञात कर लिया जाए, ताकि उसी के अनुसार यूरिया के घोल की मात्रा निर्धारित की जा सके। उपचार के लिए किसी बड़े ड्रम में यूरिया का 4% घोल बना लेना चाहिए। पुआल या गेहूं के भूसे को 2 से 3 मीटर के घेरे में अथवा आयताकार रूप में बिछाई जाती है और प्रत्येक 100 किलोग्राम भूसा या पुआल में घोल का 65 लीटर समान रूप से मिलाया जाता है। यही तरीका है कि जैसे हम पहले सूखा भूसा या सूखा कुट्टी गाय को देते थे, अगर हम मानते हैं कि जैसे एक गाय को हम 2 डलिया कुट्टी दे रहे हैं दाना के साथ, तो कुट्टी हम ये यूरिया वाला कुट्टी ही हम 2 डलिया ही देंगे, लेकिन दाना यदि जिस गाय को हम 5 केजी दे रहे थे उस गाय को दाना हम 4 केजी कर सकते हैं। दूध में कभी कमी नहीं होगी। इसमें तो बहुत फ़ायदा है। हम तो कभी सादा कुट्टी गाय को देते ही नहीं हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि यूरिया ट्रीटमेंट ही कुट्टी दे। और इसमें तो गाय का एक तो शरीर बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है, और दूसरा ये दाना का बचत होता है और दाना से 2.5 गुना प्रोटीन ये बढ़ा देता है। सावधानियां: उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबद नुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलिथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए, ताकि उपचारण से अधिक लाभ हो सके। हम अगर सूखा कुट्टी गाय को खिलाते हैं या सूखा भूसा गाय को खिलाते हैं तो वो उसके मुंह पे गड़ता है और उसमें जो है दाना भी ढूंढता है या हरा घास देना होता है। और हरा घास तो हमें ऐसे भी देना चाहिए, लेकिन बाय चांस यदि मेरे पास अभी घास नहीं है और हम अगर ये कुट्टी खिलाते हैं तो ये कुट्टी गाय बिना दाना के भी खा सकता है, क्योंकि ये कुट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट के कारण इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, जो कि वो लोग अच्छे से खाता है। अगर आप दाना 5 केजी भी दे रहे हैं तो उसको 4 केजी भी दाना दीजिएगा तो वो दूध में कमी नहीं होगा और ना ही उसके हेल्थ पे कोई नुकसान होगा। और ये जो है एकदम फुल प्रोटीन है इसमें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के देवाराम ने। आपने आंवले के फलों की दुराई और पैकिंग के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आंवला, जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग लगभग सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आंवला और इससे बनने वाले उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से इसकी खेती करने में किसानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई और इसके बाद के कार्यों को ठीक तरह से नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें अपनी फलत का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता। अक्सर किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं, परंतु यह क्रिया बड़े वृक्षों और बड़े बागों में संभव न होने के कारण बांस से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर तुड़ाई की जाती है। फलों को सुबह तोड़ना चाहिए और प्लास्टिक के कैरेट्स में रखना चाहिए। फलों को तोड़ते समय जमीन में नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि चोटिल फल पैकिंग और भंडारण के समय सड़कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आंवला के फलों को 3 श्रेणियों में उनके आकार, भार, रंग और पकने के समय के आधार पर ग्रेडिंग करना चाहिए।
बड़े आकार के फल जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है उसको मुरब्बा बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में और छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे, चोटिल और रोगग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए। आंवले के फलों की अच्छी तरह से पैकिंग न करने से लगभग 20% तक का नुकसान होता है। इसीलिए आंवले की पैकिंग करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जूट की बोरियों और अरहर पौधों के तने की टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है तथा रखरखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता। लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जिसमें अखबार की परत और आंवला की पत्तियों को कुशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंवला को दूर भेजने के लिए गत्ते से बनी डिब्बियों में पैकिंग करके भेजा जा सकता है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी पहलुओं को अपनाकर आंवले के बाग से अच्छी क्वालिटी की फलत लेकर अधिक आय कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।